Hello everyone, I'm your educator Priyanka and welcome all of you to an academy. Alright, so now we are going to begin with the new chapter carbon and its compound, and this chapter marks the beginning of organic chemistry. चलिए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. ऑलराइट, इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं डायरेक्टली हम. देखिए पहले ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी क्यों है. इस चैप्टर को आपको क्लास 10th में क्यों पढ़ाया जा रहा है. इस चैप्टर को आपको क्लास 10th में इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपके आसपास और आपके अंदर खुद में और आप जितनी भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन कंटेंट है. राइट, आप बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि कार्बन या उसके कंपाउंड्स हैं, कार्बन से बनी हुई है. आपकी पूरी बॉडी खुद कार्बन से बनी हुई है. यस और नो? राइट, एक बार एनालाइज करके देखिए, आप सुबह से लेकर रात तक जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर कोई ऐसी चीज जिसके अंदर कार्बन ना प्रेजेंट हो. आप लिस्ट बनाइए और फिर चेक करिए कि आप जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं, आप बस सिर्फ एक दिन का मॉडल सैंपल चेक करिए कि आप सुबह उठते हैं से रात को सोते हैं, तब तक आप एक दिन में कितनी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि कार्बन के कंपाउंड से बनी हुई है. या कोई ऐसी चीज, ऐसी लिस्ट बना लीजिए जिसके अंदर जो आप इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर कार्बन ना प्रेजेंट हो. राइट फ्रॉम द मॉर्निंग सिंस यू ओपन योर आईज. ठीक है, सबसे पहले आप बेड पे होते हैं, बेड शीट्स, पिलो कवर्स, एवरीथिंग, पिलोज, एवरीथिंग दैट यू आर यूजिंग, एवरीथिंग कंटेन्स कार्बन. कॉटन से बना है, सेल्यूलोज, प्लांट मटेरियल. क्या है? कॉटन. आप उतरते ही बेड से स्लीपर पहनते हैं, प्लास्टिक या रबर से बनी है. क्या है? कार्बन. वॉशरूम्स इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेटरी सोप एंड ऑल सब इस्तेमाल करते हैं, सब कार्बन से बना है. टूथपेस्ट, उसके अंदर भी ऑर्गेनिक कंटेंट है. पानी पीते हैं, उसके अंदर डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स हैं जिसके अंदर कार्बोनेट बिल्कुल प्रेजेंट हो सकता है, अनलेस आप डिस्टिल्ड वाटर पी रहे हो. राइट, इसके अलावा आप जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करिएगा कि क्या उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है कि नहीं. उसके कंपाउंड्स जाके देखिएगा, आप पाएंगे कि आप हर चीज जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर एक्सप्लिसिटली कार्बन बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है. राइट, तो कहने का मतलब ये है, इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये एलिमेंट इतना ज्यादा हमारे आसपास यूज हो रहा है, यानी कि इस एलिमेंट के इतने सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं कि इसके ऊपर कंप्लीटली एक ब्रांच ऑफ साइंस ही बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री ही बनी हुई है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम कार्बन कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, सिंपलेस्ट कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स. वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स. राइट, सिंपलेस्ट कंपाउंड्स कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन जानते हैं आप, बायोगैस. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स. अब इनसे जो डिराइव किए जाएं, इनके अंदर हाइड्रोजन्स को सब्स्टिट्यूट करके उसकी जगह कोई और एलिमेंट अटैच कर दिया जाए तो वो सब्सटेंसेस कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, वो कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि इस मीथेन में से मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो क्या बचेगा? CH3 और कार्बन का एक बॉन्ड खाली. कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के 3 बॉन्ड्स रहेगा, एक हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, -1 हाइड्रोजन. ठीक है, -1 हाइड्रोजन. क्या बचा? CH3 बचा. अब इस CH3 में अगर मैं OH लगा दूं, OH लगा दूं, देखिए यहाँ पे ये OH, मैं आगे इन सब बातों को डील करूंगी इस चैप्टर में, हम आगे इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि मैं ये चीज यूज कर रही हूँ तो मैं आपको समझा देती हूँ क्या है, ये बता देती हूँ. OH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH इंडिकेट्स अल्कोहल. OH ग्रुप इंडिकेट्स अल्कोहल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आपने अभी तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, उसके अंदर OH बेस को बताता है, बेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर OH जो है वो अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पे
इस बॉन्ड जो हमने हाइड्रोजन हटाया उसकी जगह हमने OH लगाया, तो आप देख रहे हैं हमने हाइड्रोजन हटा के कोई और चीज लगाई, तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी कि हाइड्रोकार्बन से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव किया है। क्या किया है, डिराइव किया है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। कैसे डिफाइन करते हैं हम इनको, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और बाय द वे ये क्या है, ये अल्कोहल है जिसको हम बोलते हैं मीथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम है इसका मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल। तो बताने का आपको ऑब्जेक्टिव ये था कि हाइड्रोकार्बन्स जो हमारे आसपास बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, राइट, और उनसे डिराइव किए जाने वाले कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो हम एक्सप्लिसिटली, आप हर कंपाउंड जिसमें भी आप कार्बन देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे, हाइड्रोजन देखेंगे, नाइट्रोजन देखेंगे, फास्फोरस देखेंगे, सल्फर देखेंगे, एटसेट्रा, राइट, तो वो सारे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये हमारे आसपास हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। आप वुड इस्तेमाल करते हैं, वो भी हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है। आप कोई सी भी प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं, कोई भी सिंथेटिक मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, सब ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना हुआ है, राइट। तो इसीलिए हमें इस सब्सटेंस को पढ़ने की जरूरत है कि इसका रूट कॉज क्या है, कार्बन। और कार्बन ऐसी क्या बातें हैं जिसकी वजह से, किस तरीके से कार्बन बॉन्ड्स बनाता है, किस तरीके के कंपाउंड्स बनाता है, ऑन एवरीथिंग अबाउट कार्बन। ऑलराइट, तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी है, राइट। क्लास 10th में थोड़ा ही इंट्रोडक्शन है, जो कि थोड़ा आपके लिए लंबा होगा, नो डाउट, लेकिन यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग। चलिए तो बिगिन करते हैं। कंपाउंड्स लाइक यूरिया, शुगर्स, फैट्स, ऑयल, डाइज, विटामिन्स, प्रोटीन्स एटसेट्रा व्हिच आर आइसोलेटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल्स एंड प्लांट्स वर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले ऐसे बोला जाता था, क्या होते हैं, पहले के जमाने में ऐसा बोला जाता था जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स या एनिमल्स से हमको मिलते हो। लेकिन लेटर ऑन जब उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जा सका तो उनको एक नई डेफिनेशन दी गई। क्या कहा गया, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सिंपल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है, राइट। तो ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके बारे में मैंने आपको अभी समझाया। चलिए, कार्बन इज, अच्छा कार्बन है कहां पे, पीरियोडिक टेबल में कहां लाया करता है, क्या करता है, सो इट इज द 14 ग्रुप 14 में लाया करता है, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 14 में लाया करता है। ऑल राइट, तो ये ग्रुप 14 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 14 के अंदर आखिरी शेल में सबके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। 14 ग्रुप के बारे में थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूं। पहला एलिमेंट जो है वो है कार्बन, जो कि है नॉन मेटल, ठीक। सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट्स, मतलब थर्ड पीरियड एंड फोर्थ पीरियड एलिमेंट जो हैं, ये दोनों हैं मेटलॉइड्स। कौन कौन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एंड टिन एंड लेड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड एलिमेंट्स, ये क्या हैं, ये हैं मेटल्स, ठीक है, ये हैं मेटल्स। सो कार्बन इज अ नॉन मेटल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं उस एलिमेंट्स की, उस ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। तो कार्बन अकेला वहां पे नॉन मेटल है, और उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्योंकि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,4। तो लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल की अगर मैं बात करूं, लोकेशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में कहां लोकेटेड है, तो इट इज लोकेटेड इन द सेकेंड पीरियड एंड 14th ग्रुप। और नेचर कैसा है इसका, नॉन मेटालिक, नेचर कैसा है ये, नॉन मेटालिक इन नेचर, ठीक है। नॉन मेटालिक इन नेचर तो आप पहले से जानते थे, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए। चलिए, ये आगे काम में आएगी। तो हम यहाँ पे कार्बन और सिलिकॉन
इन दोनों की बात कर लेंगे, आगे जाके हम इसको सिलिकॉन को भी यूज करेंगे, तो मैंने इसीलिए आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी यहीं पे बता दी। चलिए, सो 14th ग्रुप सेकंड पीरियड एलिमेंट है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, जैसे कि हम सीख चुके हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर, राइट। और आपको यहां से ये बात भी याद आ गई होगी कि आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वही बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। वही मेटालिक या नॉन मेटालिक नेचर डिसाइड कर रहे हैं, जो कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उनका नंबर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। So bonding in carbon, the covalent bonds. So अभी तक आपने metals and non metals के बारे में पढ़ा था पिछली क्लासेस में, राइट। तो आपने क्या सीखा कि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, और मेटल इलेक्ट्रॉन इसलिए डोनेट करता है ताकि वो अपनी ऑक्टेट पूरी कर ले, नॉन मेटल इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है ताकि वो अपनी ऑक्टेट पूरी कर ले। तो दोनों का ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑक्टेट पूरी करना और नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन में आना और स्टेबल हो जाना। अल्टीमेटली बात क्या है कि सब स्टेबल होना चाहते हैं, कैसे, जैसे कि उनके सबसे पास वाली नोबल गैस है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आके वो स्टेबल होना चाहते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम कार्बन को डिस्कस करते हैं कि कार्बन कैसे अपने आप को स्टेबल बनाता है। अब आप देखिए, नियरेस्ट नोबल गैस में हीलियम को छोड़ दें तो बाकी नोबल गैसेस की हम बात करें तो आखिरी शेल में सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं, और हर एलिमेंट इसी कोशिश में होता है कि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, एक्सेप्ट द वंस नियर हीलियम, राइट। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, लेट्स हैव अ लुक। द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज अ टेंडेंसी टू अटेन completely filled outermost shell, that is 8 इलेक्ट्रॉन, attain noble gas, nearest noble gas, सबसे पास वाली noble gas की कॉन्फ़िगरेशन में आना। element forming ionic compounds achieve this by either gaining or losing electron from the outermost shell in case of carbon। अब कार्बन के पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हमने क्या देखी थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी कार्बन की, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स, आप समझिए, अगर उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि उसे 4 और चाहिए या फिर वो 4 लूज कर दे। क्या करना चाहिए कार्बन को? कार्बन देखिए, कार्बन के आखिरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आखिरी शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और गेन करके +4 करके क्या बना दे, C-4 बना ले, या फिर ये आखिरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, ये आखिरी शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके C+4 बना ले, ठीक है, C+4 बना ले, इनको लूज कर दे, -4 इलेक्ट्रॉन्स कर दे और C+4 बना ले। अब आप जरा कार्बन के स्ट्रक्चर को समझिए। कार्बन है सेकंड पीरियड एलिमेंट, जो कि आपको बताया, ये देखिए, सेकंड पीरियड एलिमेंट का मतलब है पहला शेल और ये दूसरा शेल, और इसके पास है यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो C+4 का मतलब होगा कि आखिरी शेल में से आप ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। C+4 का मतलब है कि आखिरी शेल में से ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, और C-4 का मतलब है कि आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स डाल दीजिए। तो अब आप अगर ध्यान से देखें, आप देखिए कितना छोटा सा एटम है, ठीक है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट बहुत छोटा एटम है, और इसके अंदर सेंटर में कोर में इसके +6 का चार्ज है। तो वो जो +6 का चार्ज है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से पकड़ के रखता है। इट इज नॉट इजी टू टेक आउट दिस 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाने में आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। और जब अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव है स्टेबल होना। स्टेबिलिटी का मतलब है मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी। सो ये अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं। जितने भी एलिमेंट्स नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं,
नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आने का मतलब है एनर्जी मिनिमम होना, तो उसके लिए वो एनर्जी रिलीज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तब भी एनर्जी रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, निकालेंगे तब भी एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। सो अल्टीमेटली उनके पास से एनर्जी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये तो अनस्टेबल हो गया ना। स्टेबिलिटी का मतलब है मिनिमम एनर्जी, मतलब एटम को एनर्जी अपनी लूज करनी है ताकि वो मिनिमम एनर्जी कंडीशन में आ जाए, उसके पास कम से कम एनर्जी हो। लेकिन अगर आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये तो अनस्टेबल हो गया, राइट। सो इतना छोटा एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना आसान नहीं है, इसलिए वो C+4 की कंडीशन में नहीं आ सकता। क्या, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जा सकता, इसलिए ये C+4 तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। उसमें से +6 के चार्ज से, आप इतना समझिए कि +6 के चार्ज ने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बहुत जोर से पकड़ रखा है और उसको निकाल के ले जाना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए C+4 का चार्ज पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं C-4 पे। +6 -4 पॉसिबल नहीं है, +4 सॉरी पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकाल के ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो चलो हम बाहर से लाके इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं इसमें, क्या ये पॉसिबल है? अब आप देखिए, आप यहाँ पे अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन लाके डालते हैं, आपने यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए, ये बाहर से किसी दूसरे एलिमेंट के, है ना, किसी के साथ कंबाइन करेगा, रिएक्शन करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसी की बात कर रहे हैं अपन, राइट। आपने बाहर से किसी दूसरे एलिमेंट के, मान लीजिए क्लोरीन के साथ आपने इसे कंबाइन कराया और क्लोरीन से, सॉरी, आपने इसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कराया और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन लेके इसमें डाल दिया, इसके आखिरी जेल में। तो अब आप देखिए, आपने छोटे से एटम में, बहुत छोटा एटम है, इसका साइज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, सेकंड पीरियड एलिमेंट, बहुत छोटा एटम, और इस छोटे से एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे आ गए हैं, तो क्या होगा, इतने सारा सेम चार्ज इकट्ठा आ जाएगा तो क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होते ही वो चार्ज फिर से भाग जाएगा दूर दूर। तो जैसे ही आप यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, आप देखिए 6 उसके पास पहले से ही थे, 4 आपने और दे दिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। ये जो 10 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं, इनकी वजह से बहुत अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन्स फिर से दूर दूर चले जाएंगे। सो इसीलिए यहाँ पे ये जो -4 की कंडीशन है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो भाई क्या करें, +4 पॉसिबल नहीं है, -4 पॉसिबल है, निकाल के ले जाना पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन ला के इलेक्ट्रॉन डालना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें भाई, क्या करें, कैसे करें, स्टेबिलिटी कैसे लाएं? और आप कह रहे हो इतने कंपाउंड्स बनाता है, इसका मतलब स्टेबल होगा, कुछ तो करता होगा। क्या करता है ये कहता है चलो भाई, ये बहुत बढ़िया एलिमेंट है, क्यों, हर तरह से राजी है, हर तरह से खुश है ना, काम होना चाहिए, हर तरह से खुश है। क्या कह रहा है कि चलो भैया, ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, तो चलो शेयर ही कर लेते हैं, कंपाउंड तो बनाते हैं, शेयर ही कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, इसको निकाल डालना, इसको निकाल के ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो बोलता है जो मेरा है वो मैं शेयर कर लेता हूं, लेकिन कंपाउंड बनाता हूं। तो ये क्या करता है, ये करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे करता है, चलो एक छोटा एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन से समझते हैं कैसे करता है ये। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है, अब दूसरा हाइड्रोजन, चलिए हम आगे इसको डिटेल में आगे भी डिस्कस करेंगे कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से होती है, पूरा डिटेल में ही बात करेंगे अभी इसके बारे में, ठीक है। तो एक बार इस पेज को देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं इस पेज पे। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C-4 anion, but it will be difficult for the nucleus with 6 protons to hold on to 10 electrons, that is 4 extra electrons, यानी कि रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता, बहुत सारा चार्ज एक साथ इकट्ठा हो जाता, ठीक है, रिपल्शन हो जाता। It could lose 4 electrons forming C4 cation, but it will require a large amount of energy, बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ठीक है, to remove 4 electrons, leaving behind carbon with 6 protons and its nucleus holding on to just 2 electrons. बहुत एनर्जी, ज्यादा एनर्जी का मतलब है अनस्टेबिलिटी, मिनिमम एनर्जी का मतलब है स्टेबिलिटी। ये बात अब आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए, थर्ड पॉइंट, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कौन से वाले, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 4। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा,
4। कौन से वाले? वैलेंस शेल वाले। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ये वाले, ये 2 नहीं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में। कौन से करते हैं? जो आखिरी शेल में। ठीक है। With other atoms of carbon or with other atoms of other elements, the shared electrons belong to the outer shell of both the atoms and lead both atoms to attain the nearest noble gas configuration. हर एटम अपनी ऑक्टेट पूरी करना चाहता है, जो भी कंबाइन हो रहा है, जो भी शेयर हो रहा है, सबकी ऑक्टेट पूरी हो रही है। ठीक है, इसीलिए वो बॉन्ड बनाते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरीके से। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की पहले हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की पहली प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा देखिए, हम अभी तक क्या बोलते हैं? CO, हमने अभी तक क्या पढ़ा? आयनिक कंपाउंड्स पढ़े। हमने पढ़ा NaCl, Na प्लस Cl माइनस, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते थे आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, और इस कंप्लीट सिस्टम को हम बोलते थे क्या? फॉर्मूला यूनिट। ये एक फॉर्मूला यूनिट थी। लेकिन क्या आप कार्बन डाइऑक्साइड को भी फॉर्मूला यूनिट बोलेंगे? नहीं। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों बोलते थे हम फॉर्मूला यूनिट? क्योंकि सोडियम आयन था, क्लोरीन आयन था, दोनों ही चार्ज्ड पार्टिकल्स थे, इसलिए आयंस थे, और उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसको हम आयोनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड बोलते थे। और क्योंकि वो दोनों यूनिट्स अट्रैक्टेड हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी हुई है, इसलिए हम उनको कह रहे हैं फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, उसके n नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स थी, उसका एक का रिप्रेजेंटेशन हम उसको कहते थे फॉर्मूला यूनिट, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में हर एक मॉलिक्यूल, हर एक पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। यहाँ पे CO2 जो है ये कहलाएगा मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। इसी तरह हाइड्रोजन H2, कोवेलेंट कंपाउंड्स की इन जनरल बात कर रहे हैं। ठीक है, सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स, सिर्फ कार्बन ही कोवेलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाता। दो नॉन मेटल्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विच इज कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इन जनरल सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसी तरह हम यहाँ कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं पहले। चलिए, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। द कोवेलेंट कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे डू नॉट हैव आयंस। उनके बीच में आयंस नहीं होते। आयन कब बनता है? जब एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे देता है। यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, दिया नहीं जा रहा है। देखिए हम बात करते हैं, चलिए सिंपलेस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। हाइड्रोजन का एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों क्या करेंगे? अब एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में हो गई है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, इस हाइड्रोजन की जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उस हाइड्रोजन की ऑक्टेट पूरी है, सॉरी डुप्लेट पूरी है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पूरी है। और अगर इस वाले हाइड्रोजन को देखें जो आपको दिखाई पड़ रहा है, उसकी भी डुप्लेट पूरी है। यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों के लिए ही अलग अलग काउंट होंगे, उनकी डुप्लेट या उनकी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर लाने के लिए काउंट होंगे। ठीक है, उनके बराबर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड को हम एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दोनों सेम नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, कौन? जो दोनों कंबाइनिंग एटम्स हैं वो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। ऑलराइट, और उनके पास आयंस नहीं। अब आप देख रहे हैं शेयर हो रहा है इलेक्ट्रॉन। क्या किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया कंप्लीटली और किसी ने कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया? नहीं, दोनों के बीच में है वो इलेक्ट्रॉन।
कहाँ, दोनों के बीच में है वो इलेक्ट्रॉन, दोनों का ही है वो इलेक्ट्रॉन, तो किसी ने किसी को इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली दिया नहीं है। आपने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ने क्लोरीन को कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया था, इसलिए वो आयन बना था। देखिए Na+ कब बना था, Cl- बना था, यस और नो। और हम यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में हम इसके इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर दिखाते भी थे, ठीक है, इसीलिए हम इस पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज लगाते थे, तो ये बन गए थे आयंस। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं कर रखे हैं। यहाँ से सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया था, ले जा, मेरे को +1 में रहने में मैं बहुत खुश हूँ, स्टेबल हूँ, ठीक है, और क्लोरीन कह रहा था भैया दे दो एक इलेक्ट्रॉन, मैं एक इलेक्ट्रॉन लेके बहुत स्टेबल हूं, तो दोनों ने एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे दिया, सो इसकी वजह से उनके ऊपर चार्ज डेवलप हुआ। लेकिन यहाँ पे ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, दो नॉन मेटल दोनों ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो शेयर कर सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। सो इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, से बनने वाले कंपाउंड्स को बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल वाटर, हाइड्रोजन, क्लोराइड, मीथेन कंसिस्ट ऑफ ऑल दीज मॉलिक्यूल्स रिस्पेक्टिवली, तो इनके सबके मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस एक H2 को आप क्या सीखते आ रहे हैं बचपन से, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, लेकिन NaCl को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला यूनिट, सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला यूनिट, उसको हम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, ठीक है, बस यही समझाना था यहाँ पे। आगे देखते हैं फिजिकल स्टेट। अच्छा, अब क्योंकि इनके, अब आप ये तो जानते ही हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो उनको, उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड होती है आयनिक कंपाउंड्स की जनरली। लेकिन यहाँ पे अब ये तो बन गया मॉलिक्यूल, अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर लेता है अलग अलग वीक फोर्सेस से, उसके अलग अलग कारण होते हैं, तो उन वीक, उसकी वजह से बहुत डिफरेंट रीजंस होते हैं, उसकी वजह से उनके बीच में बड़े वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, बहुत वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सो वो सॉलिड स्टेट में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, और गैसियस स्टेट में भी हो सकते हैं, राइट। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं। वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ, अब कौन से फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, जो वीक फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं वीक वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इन सॉलिड, गैसियस और लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। एट नॉर्मल टेम्परेचर मीथेन गैस आपको किस में मिलती है, आपको गैस ही कह रहे हैं ना, मीथेन गैसियस स्टेट में मिलती है। फिर वहीं आपको अल्कोहल, इथेनॉल लिक्विड स्टेट में मिलता है, वाटर लिक्विड स्टेट में मिलता है। फिर अगर वहीं हम बात करें सल्फर S8, वो हमको सॉलिड स्टेट में मिलता है, राइट। तो ये हमको डिफरेंट स्टेट्स में चीजें मिल जाती हैं, डिपेंड करता है कि वो उनके ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, राइट। So example, hydrogen chloride, methane are gases, while carbon tetrachloride, ethyl alcohol, ether are liquids, glucose, sugar, urea, etc. are some solid covalent compounds. अब I think ये बात आपको क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिबिट बोथ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, अमॉर्फस स्ट्रक्चर्स, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स जो हैं ये क्रिस्टलाइन एज वेल एज अमॉर्फस दोनों स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आप डायमंड जानते हैं, डायमंड, राइट, ग्रेफाइट जानते हैं, पेंसिल की लेड, ठीक है, ये सब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का मतलब होता है प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, हम उसको आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, राइट। क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स जो है कार्बन के, हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा कोवेलेंट कंपाउंड्स एग्जिबिट बोथ क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हम यूज करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, राइट। और हम डायमंड की बात करें तो वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। चलिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब अगर हमने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात कर ली है, बेसिकली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाना पड़ रहा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो दूर दूर ले जाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, देयरफॉर उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स में होता है। दैट इज व्हाई ionic compounds have very high forces of attraction and therefore they have very high melting and boiling points. But यहाँ पे covalent compounds के बीच में weak forces of attraction, अभी हमने पढ़ा
क्या पढ़ा कि वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो जब वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करके पार्टिकल्स को दूर दूर ले जाने में हमें कम एनर्जी लगेगी। देयरफॉर हम क्या कहते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लो होते हैं, विद एन एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, जैसे कि डायमंड एंड ग्रेफाइट, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं। कारण क्या है? उनका स्ट्रक्चर, राइट। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक the crystal is less due to the presence of weak van der Waals forces, so their melting and boiling points are also less. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन करता है? या तो इलेक्ट्रॉन या फिर आयन चार्ज्ड पार्टिकल, यस और नो? कोवेलेंट कंपाउंड में क्या कोई चार्ज पार्टिकल है क्या? क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। क्या इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाउंड है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को छोड़ के नहीं जा सकते हैं। सो देयरफॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर स्टेट, ठीक है? प्योर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं है, जैसे कि अनलाइक आयनिक कंपाउंड्स, राइट? सॉल्युबिलिटी, due to non-polar nature of covalent compounds, they are soluble in non-polar solvents generally, जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नॉन पोलर, अभी पोलर और नॉन पोलर क्या होता है? पोलर का मतलब होता है जिसके पास पोल्स हो, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आयंस हो, ठीक है? जिसके पास कहीं ना कहीं पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, राइट? सो देयर इज अ डिफरेंस इन पोलैरिटी। जैसे NaCl, एक एंड पॉजिटिव है, एक एंड नेगेटिव है, तो ये पोलर नेचर का है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, राइट? ये एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। तो अब अगर आप सल्फर की बात करते हैं, आपने पढ़ के आए हैं आप सल्फर S8, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है और ये नॉन पोलर है, ठीक है? तो ये किस में डिसॉल्व होगा? ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि जो दूसरा नॉन पोलर सब्सटेंस है, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड। तो आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि सल्फर जो है वो किस में डिसॉल्व होता है? कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व होता है, क्योंकि दोनों का नेचर ही नॉन पोलर है। ये एक प्रिंसिपल होता है। क्या प्रिंसिपल है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, यानी कि एक जैसी चीजें जो हैं वो एक जैसी चीजों में डिसॉल्व होंगी, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों में डिसॉल्व होंगी, एक नेचर के सब्सटेंसेस एक नेचर के सब्सटेंसेस में ही डिसॉल्व होंगे, यानी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, राइट? सो आप यहां देख सकते हैं कि NaCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो पोलर नेचर का है। अब आप कहेंगे कि वाटर तो कोवेलेंट कंपाउंड है, अभी आप कह रहे थे कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं। सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस होता है, राइट? इस चीज को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और आगे की क्लासेस में फर्दर इसको और डिस्कस किया जाएगा जब आप क्लास 11th में जाएंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि वाटर जो है वो एक पोलर सॉल्वेंट है। इसको हमने एसिड बेसिस सॉल्ट्स में डिस्कस किया हुआ है, फिर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, राइट? तो वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ऑल्दो इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड, येट इट इज अ पोलर सॉल्वेंट। सो क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट है, इसके अंदर आयोनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं, इनका लाइक नेचर है, दोनों पोलर हैं इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं। सल्फर नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, राइट? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की। अब बात करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स की। So now there are three types of covalent bonds. There are three types of covalent bonds. Let's discuss. चलिए सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं यहाँ हो क्या रहा है। दो फ्लोरीन के एटम्स, कौन है? दो फ्लोरीन के एटम्स। फ्लोरीन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे ये 7 इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल की ही बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पे ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्यों? 7 इलेक्ट्रॉन है, कितने कम है? एक कम है।
कितने कम है, एक कम है, तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इस तरीके से आपस में ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बन रहा है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं दोनों, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने कर रहे हैं भाई, सेम तो कर रहे हैं पर कितने, जितने कम है उतने कर रहे हैं। कितने कम है, एक कम है, तो कितने शेयर कर रहे हैं, एक शेयर कर रहे हैं। चलिए दूसरा देखिए, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, H2S सल्फर। सल्फर के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। आखिरी शेल में है इधर 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 में से अब इसके पास कितने कम है ऑक्टेट पूरी करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है और इधर हाइड्रोजन से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है। अब देखिए हाइड्रोजन की तो हो गई डुप्लेट पूरी और ऑक्सीजन की सॉरी सल्फर की हो गई ऑक्टेट पूरी, तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन डाई सल्फाइड यानी कि H2S बनाता है। हियर सल्फर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो यहाँ पर भी इसने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं। सिमिलरली अब यहाँ देखिए, दोनों जगह हमने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड समझ लिए। यहाँ पे सेम टाइप ऑफ एटम्स थे, वहां पे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स थे। ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, वो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। आगे आइए, यहाँ देखिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आखिरी शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने कम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है फर्दर दूसरे ऑक्सीजन एटम से और यहाँ पे बना रहा है ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऑक्सीजन के बीच में, 2 ऑक्सीजन एटम्स के बीच में, ये देखिए 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, सो इसलिए इनके बीच में एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो आपने देखा यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर आपने यहां देखा डबल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये 2 टाइप के बॉन्ड्स आपने देख लिए। अब एक और बात करते हैं हम, नाइट्रोजन N2। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में होते हैं 3, 2, 5 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे नाइट्रोजन के आखिरी शेल में भी होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट पूरी करने के लिए इनको कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 5 है, 8 चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो दोनों ही 3-3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं इस तरीके से, और आपस में जब ये दोनों ही 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं तो इनके बीच में बन रहा है 3 बॉन्ड्स। सो इसको हम बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, शायद आपको पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिखेगा, हाँ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जैसे कि हमने देखा फ्लोरीन और फ्लोरीन और हाइड्रोजन एंड सल्फर के बीच में, फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड, दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में, और दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, दो नाइट्रोजन एटम्स के बीच में 3 बॉन्ड्स थे, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 3 टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं 3 टाइप्स के हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, ठीक है। अमोनिया NH3 आपको दिख रहा है यहाँ, अमोनिया 1, 2, 3, ठीक है। हर बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, हर बॉन्ड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है दोनों का, ठीक है। सो ये जो एक बॉन्ड है, इस लाइन को हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन, ठीक है, बॉन्ड या बॉन्ड लाइन,
ठीक, इस बॉन्ड को हम, इस लाइन को हम बोलते हैं बॉन्ड, और इस एक बॉन्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं और दोनों कंबाइनिंग एटम्स ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। सो यहाँ अमोनिया ने अमोनिया बनाने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने, अमोनिया ने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, हाइड्रोजन के पास क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ही एक हाइड्रोजन से शेयर किया है। नाइट्रोजन ने अपना एक ही इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन से शेयर किया, ये देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इधर भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इधर भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ठीक है, सो अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल वैलेंस शेल में? 5। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,5। आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो 3 तो शेयर हो गए, बचे कितने? 2। तो ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। कौन होते हैं ये? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्या कहलाते हैं वो? क्या मतलब है लोन पेयर का? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। जिसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उसके पास लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पूरे कौन से? वैलेंस शेल वाले। सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहे हैं हम, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जिसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम मीथेन के केस में देखें, कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप देखिए कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक एस हाइड्रोजन से, एक एस हाइड्रोजन से, एक एस से और एक एस से, तो एस ने बना लिया है CH4। ठीक है, तो चारों बॉन्ड्स इसके, चारों इलेक्ट्रॉन्स इसके यूटिलाइज हो चुके हैं। सो इसके पास इस वक्त कोई लोन पेयर नहीं बचा है। ठीक है, राइट। सो यहाँ पे मीथेन फॉर्म हो चुकी है सिंगल बॉन्ड बना के हाइड्रोजन से। यहाँ देखिए वाटर के अंदर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बिटवीन 2 एटम्स। ये खास बात है आपको ध्यान रखने की, और दोनों ही कंबाइनिंग एटम्स का एक एक इलेक्ट्रॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। आप देखिए दोनों के ही कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो एक ऑक्सीजन एटम्स को डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है उसके इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑक्सीजन एटम को क्रॉसेस से रिप्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ देखिए एक डॉट एक क्रॉस मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक डॉट एक क्रॉस बनके दूसरा बॉन्ड बना रहे हैं। सो यहाँ पे डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, और इधर भी यहाँ देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है नाइट्रोजन के। ठीक है, यहाँ पे 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक, ये 2, ये 3। ठीक है, नाइट्रोजन के कोवेलेंट बॉन्ड्स N2, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि हमें यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं मॉलिक्यूल्स के। इन पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। चलिए, तो हाइड्रोजन ऐसे तो बना हुआ है पर मैं आपको समझा दूं। ठीक है, हाइड्रोजन अभी हमने डिस्कस किया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1। तो अब आप बताइए इसकी नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? हीलियम। तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? एक और। तो मैंने क्या कहा था, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दोनों कंबाइनिंग एटम्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, दोनों कंबाइनिंग एटम्स। तो हाइड्रोजन यहाँ पे इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है? 1 इलेक्ट्रॉन कम है। कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इसको? 1 की। तो कितने शेयर करेगा कि 2 हो जाए? 1 ही और शेयर करेगा ना, राइट। सो 1 और इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ इस तरीके से। सो इसकी डुप्लेट ऐसे पूरी हो जाती है, राइट। हो गई, हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आ गई। अब जो आप देख रहे हैं सर्कल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के लिए काउंट हो रहे हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी करनी है तो इसके लिए भी काउंट होगा, इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी करनी है तो इसके लिए भी काउंट होगा। और इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इस एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इस लाइन को हम बोलते हैं बॉन्ड। सो दिस इज नाउ रिटन एज H2, राइट। दिस इज हाउ यू मेक शो द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट इज क्लोरीन एटम्स। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2,8,7, 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2,8,7। ठीक है, नियरेस्ट नोबल गैस में आने के लिए हमें देखना किसको है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। देखना किसको है? सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। सो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है? कितने? 1, राइट। कितने कम है? 1। तो शेयर कितने करेगा? 1।
जितने कम है उतने ही शेयर करेगा, राइट। सो दूसरे क्लोरीन एटम के साथ, क्यों? क्योंकि दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहा है ना, इसलिए हम दूसरे क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल बना रहे हैं बेसिकली हम यहाँ, ठीक है। Cl2 कैसे बना इसकी बात कर रहे हैं। तो दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि सामने वाला भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जब सामने वाला इनको देगा तो इनके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, और सामने वाला भी इनका एक इलेक्ट्रॉन अपने में काउंट करेगा तो सामने वाले के भी कितने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। यही चाहिए था, इसीलिए दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो क्लोरीन के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 5 6 और 7। सो अब जब हम यहाँ पे इसकी ऑक्टेट पूरी करेंगे तो सामने वाले क्लोरीन का हमने 1 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया। अब आप देखिए इस सर्कल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। अगला देखिए इस वाले के ऑक्टेट पूरी करने के लिए इस वाले क्लोरीन की आप देखिए 6 इसके खुद के, 7वां भी इसका खुद का और 8वां सामने वाले का, राइट। दोनों की ऑक्टेट पूरी हो गई, दोनों हो गए स्टेबल और साथ में मिलके ये कहलाए Cl2 और इनके बीच में बना क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। क्या बना? क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन। कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मेनी बॉन्ड्स? ओनली 1 बॉन्ड। 1 बॉन्ड रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल HCl। सो HCl के अंदर अब आप देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन। हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में? 1। कितने कम है? 1। तो कितने शेयर करेगा? 1। जितने कम है उतने ही शेयर करेगा। क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने कम है? 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? 1, राइट। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि उसे 1 की रिक्वायरमेंट है। क्लोरीन भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्योंकि उसके पास भी ऑक्टेट पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है। सो क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके हाइड्रोजन के साथ अपनी ऑक्टेट पूरी करता है, और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपनी डुप्लेट पूरी करता है। दिख रहा है आपको? सो आप देख सकते हैं दोनों के बीच में 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसलिए हम इसको एक बॉन्ड लाइन से, एक बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक बॉन्ड का मतलब है दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं। सो दिस इज हाउ HCl मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। वाटर में हाइड्रोजन फिर से वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब तो आपको याद हो गया होगा इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 ही चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा? हाँ बिल्कुल सही, 1 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, राइट। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मगर हमारे पास है दूसरा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। 2,6 यानी कि कितने कम है? 2 कम है, हैं 2 कम है ऑक्टेट पूरी करने के लिए। तो अब हाइड्रोजन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो हम एक एक इलेक्ट्रॉन देने वाले 2 हाइड्रोजन ले लेते हैं। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन को 2 मिल जाएंगे, हाइड्रोजन को 1 1। यानी कि ऑक्सीजन आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। 1 2 3 4 5 और 6। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। इधर भी हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो अब यहाँ पे आप देखिए हाइड्रोजन की हो गई डुप्लेट पूरी, हो गई, दोनों हाइड्रोजन्स की डुप्लेट पूरी हो गई, और ऑक्सीजन की हो गई ऑक्टेट पूरी, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बन गया ना बॉन्ड। ऑक्सीजन के ने बनाए 2 बॉन्ड्स, 2 सिंगल बॉन्ड्स। ऑक्सीजन ने क्या बनाए? 2 सिंगल बॉन्ड्स। देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और हर एक हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं? हर एक हाइड्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 बॉन्ड। इस हाइड्रोजन ने 1 सिंगल बॉन्ड बनाया है, इस हाइड्रोजन ने भी 1 सिंगल बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाए हैं अपनी ऑक्टेट पूरी करने के लिए। तो अब बताओ इसके पास कितने लोन पेयर्स बचे हैं? देखिए 1 और ये 2 लोन पेयर्स बचे हैं, ठीक है। 4 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, देखो ये 4, 1 2 3 4, तो ये क्या कहलाए? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाए, 2 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। सो इस तरह के से हम शो करते हैं, इस तरीके से हम मॉलिक्यूल बनाते हैं। नाउ दिस इज द कोवेलेंट मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
ऑलराइट, नेक्स्ट वन इज मीथेन। मीथेन होती है CH4, कंपाउंड है CH4, यानी कि आपको इस कंपाउंड के अंदर दिख भी रहा है कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। और 4 हाइड्रोजन, अब पर्पस क्या है उसका, 4 हाइड्रोजन का पर्पस क्या है, 4 हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही कम है तो एक ही दे सकता है, उसके साथ कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो एक ही दे सकता है। लिमिटेशन है भाई, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगा, है ही नहीं, देगा कहां से, और चाहिए भी कितना, एक, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए, इससे ज्यादा वो रख भी नहीं सकता है। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की बात होगी। हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में है एक इलेक्ट्रॉन, तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब आ जाओ कार्बन पे। कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या पड़ी है, 2,4। इसको कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए 4 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देंगे। तो 4 हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देंगे और कार्बन देगा पूरे अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अब ये हाइड्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन, ये मिलके कर रहे हैं, हाइड्रोजन्स कर रहे हैं अपनी डुप्लेट पूरी, देखो, ठीक है। और कार्बन करेगा अपनी ऑक्टेट पूरी, देखो, कार्बन करेगा अपनी ऑक्टेट पूरी। ये हो गई कार्बन की ऑक्टेट पूरी। 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ गए और दोनों चारों हाइड्रोजन्स के पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, राइट। आई होप आपको ये समझ आया होगा, राइट। क्यों, क्लियर हुआ। ये सारे स्ट्रक्चर्स वापस से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स वापस से प्रैक्टिस करने हैं, राइट। मैं आपको होमवर्क में कुछ स्ट्रक्चर्स दे देती हूँ, कुछ और स्ट्रक्चर्स आप प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कि ट्राई करिएगा, ट्राई आउट, आप बनाइएगा C2H6 का स्ट्रक्चर। मैं बता देती हूँ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, CH3 ट्राई करिएगा। फिर आप बनाइएगा C2H4 का स्ट्रक्चर, यहाँ पे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, CH2। फिर आप बनाइएगा C2H2, यहाँ पे कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, CH। सो इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आप ट्राई करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आई होप आपको आज क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच।